हेलो बच्चों, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिस्ट्री चैप्टर 1 पार्ट 6, ठीक है। और ये इस फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट है, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी 5 जो पार्ट है इसके 5 पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं इस चैप्टर के। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। और हमारा चैप्टर क्या है? ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, है ना। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। देखिए, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, यही हमारा टॉपिक है। हिस्टोरियंस डू नॉट सी टाइम जस्ट एज अ पासिंग ऑफ आवर्स, डेज और ईयर्स, एज अ क्लॉक और अ कैलेंडर. Time also reflects changes in social and economic organization, in the persistence and transformation of ideas and beliefs. The study of time is made somewhat easier by dividing the past into larger segments, periods that possess shared characteristics. आइए इसको समझते हैं। तो देखिए, समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार, यही हमारा टॉपिक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो क्या है, यहाँ क्या कहा जा रहा है? देखिए, इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते हैं, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते हैं, ठीक है। उनका नज़रिया क्या है और किस तरीके से देखते हैं समय को? तो आइए देखते हैं। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। क्या है हिस्टोरियंस का जो नज़रिया है वो क्या है कि समय जो है वो सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है और यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और क्या है, कितना परिवर्तन आया है, ठीक है। तो समय क्या बताता है कि विचारों में आपके कितना स्थायित्व रहा है, ठीक है। मतलब ऐसे विचार जो बदले ही नहीं हैं और कितना उनमें परिवर्तन हुआ है, ठीक है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। चलिए आगे क्या है? तो यहाँ आपने इसमें बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि जो हिस्टोरियंस हैं बच्चों, उसको समझिए, ठीक है। इसको आसान भाषा में समझिए कि जो हिस्टोरियंस हैं वो समय को केवल दिन महीनों की तरह नहीं देखते हैं ना, टाइम की तरह, घंटों की तरह, दिनों की तरह, इस तरीके से जैसे एक नॉर्मल क्लॉक को फॉलो करना या नॉर्मल कैलेंडर को फॉलो करना, इस तरीके से वो नहीं देखते हैं, ठीक है। उनके अनुसार, जो हिस्टोरियंस हैं उनके अनुसार समय क्या करता है, वो जो इतने वर्षों में जो सामाजिक और आर्थिक, सांस्कृतिक जो भी परिवर्तन हुए हैं, ठीक है, उन सभी को झलकाता है, उन सभी को बताता है। समय इन सभी चीज़ों को बताता है ना। चलिए, इन द मिडिल ऑफ द 19th century, British historians divided the history of India into 3 periods: Hindu, Muslim and British. This division was based on the idea that the religion of rulers was the only important historical change and that there were no other significant developments in the economy, society or culture. Such a division also ignored the rich diversity of the subcontinent. अब आइए इसको समझते हैं। देखिए, 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, ठीक है। अंग्रेज इतिहासकारों ने, जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, ठीक है। इसे आप आगे पढ़ोगे, आई थिंक आपके 8th स्टैंडर्ड में ये है, ठीक है। तो आप उसमें पढ़ोगे कि किसने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा है। तो वो किसने बांटा है? जेम्स मिल ने, ठीक है। तो 3 युगों में बांटा था। कौन कौन सा? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ठीक है। तो जो मेडिवल टाइम है ना बच्चों, उसको इन्होंने क्या किया है, जो एंशिएंट टाइम है उसको हिंदू टाइम पीरियड में इन्होंने डिवाइड किया है, जो मेडिवल टाइम है उसको इन्होंने मुस्लिम टाइम पीरियड में डिवाइड किया है, और जो आधुनिक काल आएगा, ठीक है, जो मॉडर्न एज आएगा, तो उसको इन्होंने ब्रिटिश
में डिवाइड किया है, ठीक है। उसको ब्रिटिश काल कहा है, ब्रिटिश युग कहा है या ब्रिटिश टाइम कहा है, ठीक है। चलिए, यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। देखिए, ये जो विभाजन हुआ, ये जो अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को जो 3 भागों में, 3 युगों में जो बांटा, तो ये विभाजन किस विचार पर आधारित था? तो यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही, जो रूलर्स थे उनका धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है, ठीक है। जो रूलर्स थे उनका जो धर्म है, तो उसमें जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है, ऐतिहासिक महत्वपूर्ण जो है, उसी को एकमात्र महत्वपूर्ण परिवर्तन ये लोग मानते हैं, ठीक है। कौन? जो हिस्टोरियंस थे, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, ठीक है, जिन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में डिवाइड किया, ठीक है बच्चों। और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इनके अनुसार जो अर्थव्यवस्था है, समाज है और जो संस्कृति है, उसमें कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता, ठीक है। इनका कहने का मतलब है, समझिए, कि जो बदलाव सिर्फ जो रूलर्स हैं उन्हीं में आए हैं, ठीक है। बस किंग चेंज हुए हैं, ठीक है। आप इसको समझिए। ये बताना चाहते हैं कि जो इंडिया पे जो सब कॉन्टिनेंट है, जो उपमहाद्वीप है, उस पे जो चेंज, जो रूलर्स हैं सिर्फ वही चेंज हुए हैं, उनके धर्म में सिर्फ परिवर्तन हुआ है। बाकी अर्थव्यवस्था में, समाज में, संस्कृति में किसी प्रकार का कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया है। इस दृष्टिकोण से इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा हो जाती है। जबकि हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा है कि जो ये आपका जो पूरा टाइम पीरियड है, 700 से लेकर के 1750 के बीच का जो समय है, इनमें हमने कई तरीके के परिवर्तन देखे हैं, है ना। हमने अर्थव्यवस्था में परिवर्तन देखा, समाज में परिवर्तन देखा, संस्कृति में परिवर्तन देखा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि जो उपमहाद्वीप की जो अपार विविधता है उसकी यहाँ पर उपेक्षा की जा रही है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो दिस पीरियोडिसेशन टुडे। मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक and social factors to characterize the major element of different moments of the past. The histories you read last year included a wide range of early societies, hunter-gatherers, early farmers, people living in towns and villages, and early empires and kingdoms. The histories you will be studying this year are often described as medieval. You will find out more about the spread of peasant societies, the rise of regional and imperial state formations, sometimes at the cost of pastoral and forest people, the development of Hinduism and Islam as a major religions, and the arrival of European trading companies. आइए अब इसे भी हम समझते हैं बच्चों। देखिए बेटे, आप लोग इसको बहुत ही आसान भाषा में ईजिली समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपके लिए बिल्कुल आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि आप इसे बहुत भली भांति, बहुत ही अच्छे तरीके से इसे समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं। जो काल विभाजन किया गया है, जो ब्रिटिश जो हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने जो भारतीय इतिहास का जो विभाजन किया है, 3 कालखंडों में से डिवाइड किया है ना, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, है ना। तो इसको जो है आज के जो इतिहासकार हैं, बहुत कम इतिहासकार ही इसे एक्सेप्ट करते हैं, इसे स्वीकार करते हैं, ठीक है। अधिकतर इतिहासकार, देखिए, अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक, अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था। जैसे आपने पढ़ा ना, अपने 6th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था, शिकारी संग्राहक जो थे, हंटर गैदर्स, है ना। तो जैसे कि शिकारी संग्राहक,
प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। दिख नहीं रहा, राज्य और साम्राज्य। तो इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। ठीक है, आपने जो इससे पहले जो 6th स्टैंडर्ड में जो इतिहास पढ़ा है उसे जो है एक तरह से एंशिएंट हिस्ट्री कहा जाएगा। ठीक है, और इस साल जो आप पढ़ोगे उसे क्या कहेंगे, मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाज के विस्तार, ठीक है, कृषक समाज के विस्तार यानी कि किस तरीके से कृषक समाज फैला, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। तो इस बुक में जो आप जो पढ़ोगे, आपका जो 7th स्टैंडर्ड का बुक है, तो इसे क्या बेसिकली कहा जाएगा, इसे मेडिवल हिस्ट्री के नाम से आप जानेंगे। ठीक है, इसे मेडिवल हिस्ट्री कहा जाता है। और इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे, इसमें आप पढ़ोगे कि किस प्रकार से कृषक समाज का विस्तार हुआ, किस तरीके से क्षेत्रीय और जो साम्राज्यिक राज्यों का उदय हुआ। ठीक है, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों का उदय का क्या मतलब हुआ कि एक किसी क्षेत्र पे, किसी लोकल एरिया पे शासन होना, और साम्राज्यिक राज्यों का मतलब हो गया कि बहुत बड़े एरिया में उसका राज्य होना, उसका शासन होना, रूल करना। ठीक है, और क्या आप पढ़ोगे इसमें, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और यूरोप के जो व्यापारी कंपनियों का जो आगमन हुआ, इसके बारे में आप इसमें विस्तार से पढ़ोगे। ठीक है, पूरे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें आप पढ़ोगे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, These 1000 years of Indian history witnessed considerable change. After all, the 16th and 18th centuries were quite different from the 8th or the 11th. Therefore, describing the entire period as one historical unit is not without its problem. Moreover, the medieval period is often contrasted with the modern period. Modernity carries with it a sense of material progress and intellectual advancement. This seems to suggest that the medieval period was lacking in any change whatsoever, but of course we know this was not the case. तो आइए अब हम इसे भी समझ लेते हैं बच्चों। तो देखिए क्या है, भारत के इतिहास के ये 1000 साल, ठीक है, 1000 साल यानी कि 700 से 1750 के बीच की बात हम पढ़ रहे हैं ना इस चैप्टर में। तो ये जो 1000 साल के अनेक बदलाव के साक्षी रहे हैं। ठीक है, आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी। ठीक है, जो आपकी 16th और 18th सेंचुरी है, वो जो 8th और जो 11th सेंचुरी है, इससे बहुत ही अलग थी, बहुत ही भिन्न थी। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। इसलिए जब इतना इनमें भिन्नता है, ठीक है, तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि ये सारे जो काल है ये एक जैसे ही थे, इनका जो इतिहास है वो एक जैसा ही था। हम ऐसा नहीं कह सकते ना। अगर हम ऐसा कहेंगे तो ये एक समस्या की तरह देखना होगा इसे। ठीक है, एक प्रॉब्लम की तरह देखना इसे माना जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा है। आधुनिकता के साथ में भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति, ठीक है, का भाव जुड़ा हुआ है। और इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था।
ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है ना कि जो आपका जो मॉडर्न पीरियड है उसको, जो मेडिवल पीरियड को मॉडर्न पीरियड से यहाँ पर जोड़ के बताया जा रहा है ना। लेकिन हम जानते हैं कि मॉडर्न टाइम में जो मॉडर्न पीरियड है उस टाइम पे क्या हुआ है, देखिए आधुनिकता के साथ किस क्या क्या जुड़ा हुआ है। यहाँ देखिए फिर से एक बार, आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति है ना और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि भौतिक उन्नति का मतलब समझ लीजिए कि एक तरह से टेक्नोलॉजी में जो चेंज होता है, जो बदलाव होता है, उसमें जो डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं, चाहे बौद्धिक प्रगति जो हुई है, इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट जो हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि जो मध्यकाल था वो रूढ़िवादी था, उसमें कोई बदलाव ही नहीं हुआ, है ना। इसका मतलब यही हुआ कि जो मध्यकाल था वो रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था, क्योंकि हम ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि हर समय में, हर टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ बदलाव होते रहे हैं बच्चों, है ना। आप ये चीज़ शुरू से इस चैप्टर में हम पढ़ते आ रहे हैं कि किस तरीके से हर समय में छोटे छोटे ही सही, ग्रेजुअली ही सही, धीरे धीरे ही सही, लेकिन बदलाव होते रहे हैं, है ना। चलिए, ड्यूरिंग दिस 1000 years the societies of the subcontinent were transformed often, and economies in several regions reached a level of prosperity that attracted the interest of European trading companies. As you read this book, look out for signs of change and the historical process at work. Also, whenever you can compare what you read in this book with what you read last year, look out for changes and continuity wherever you can, and look at the world around you to see what else has changed or remained the same. चलिए अब देखिए, इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाज में प्रायः परिवर्तन आते रहे हैं। ठीक है, ये हम जानते हैं कि 1000 वर्षों के दौरान जो ये उपमहाद्वीप है, जो सब कॉन्टिनेंट है, इसके जो सोसाइटी है, इसमें परिवर्तन होते रहे हैं। अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। ठीक है, जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, हमारी जो इकोनॉमी थी, वो इतनी समृद्ध हो गई थी। ठीक है, धीरे धीरे आप जो 6th स्टैंडर्ड में जो आपने पढ़ा है, हंटर गैदर से लेकर के अभी तक जो भी आप पढ़ेंगे, आप उसमें कंपेयर करके देखिएगा कि किस तरीके से चेंजेस आए हैं। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था थी बच्चों, वो इतनी समृद्ध हो गई थी कि जो यूरोपियन व्यापारी कंपनियां हैं, उनको भी ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगी। ठीक है, व्यापार करने के लिए यहाँ अट्रैक्ट करने लगी। तो ये लोग जो थे, यूरोपियन जो कंपनीज थी, ये इंडिया में व्यापार करने के लिए ही आई थी। इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था इतनी समृद्ध हो गई थी, तो बिना बदलाव के तो अर्थव्यवस्था समृद्ध नहीं हो गई थी ना। तो बदलाव तो हो ही रहे थे, आपके आर्थिक बदलाव हुए, सामाजिक बदलाव हुए, सांस्कृतिक बदलाव हुए। तो बदलाव हर चरण में, हर टाइम में बदलाव होते रहे हैं। ठीक है, और इस वजह से क्या हुआ कि जो यूरोपियन कंपनीज हैं, उन्हें भी जो उपमहाद्वीप है, इसने अपनी तरफ आकर्षित किया। उसके बाद क्या है, देखिए, इस पुस्तक को पढ़ते समय आप, ठीक है, इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तनों के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें। देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि जब आप इस बुक को पढ़ रहे हैं तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं, आपने जो 6th स्टैंडर्ड में भी जो पढ़ा है और जो अभी आप इस बुक में पढ़ोगे, तो इसमें जिस तरीके से जो चेंजेस हो रहे हैं, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, उनके ऊपर आप जो है ध्यान दीजिए। ठीक है, उन प्रक्रियाओं पर ध्यान दीजिए कि किस तरीके से चेंज हो रहे हैं।
और मैंने आपको बहुत पहले ही, जब मैंने 6th क्लास की जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपको बताया था बच्चों कि अगर आप स्टार्टिंग से चीज़ों को, अगर इसी प्रकार से, मैंने यही बात उसमें बताई थी कि अगर आप देखोगे कि धीरे 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 कैसे चीज़ें चेंज होने लगी। लोग हंटर गैदर्स थे, फिर धीरे धीरे कैसे वो जो गर्त निवास है, जो अंदर गड्ढों में घर बना के रहने लगे, फिर धीरे धीरे अपने लिए झोपड़ियाँ बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। फिर पहले वो शिकार करके ही अपने लिए भोजन की व्यवस्था कर सकते थे, बाद में कैसे उन्होंने अनाज उगाना शुरू कर दिया। तो ये जो बदलाव है, ठीक है, ये जो परिवर्तन है, ये तो सालों साल चलते रहा है ना। तो आपको क्या करना है कि इन सारी जो प्रक्रियाएं हैं, जो भी चेंज हुए हैं और ये चेंज होने की जो प्रक्रियाएं हैं, इन पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा चीज़ों को समझना। यहाँ जो ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के लिए इसलिए बताया गया है ताकि आप जो है चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करके देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं, आप बहुत ही आसान से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से समाज में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं, ठीक है। चलिए, और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें, ठीक है। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि आप इसको रिलेट करके देखिए, ठीक है। एक दूसरे से जो चीज़ें हैं जो आप अभी पढ़ रहे हैं और जो आपने अपने पिछले क्लास में पढ़ा है, तो इसको एक दूसरे से रिलेट करके देखिए, ठीक है। जहाँ भी संभव हो यह देखिए कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं, ठीक है। आप इस चीज़ को जब आप एक दूसरे से उसको रिलेट करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कहाँ कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ कहाँ नहीं हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये बात लिखी गई है, ये बात आपको बताई जा रही है कि आप जो है अभी जो इस पुस्तक में जो पढ़ोगे, इस बुक में जो पढ़ोगे और इससे पहले जो आप पढ़ चुके हो, ठीक है, उसको एक साथ देखने की कोशिश करो। जो भी चेंजेस हुए हैं, जो भी प्रक्रियाएं, जिस तरीके से चेंजेस हुए हैं, उन पे आप बारीकी से ध्यान देते हुए चलिए, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ चेंज हुआ है और कहाँ चेंज नहीं हुआ है। और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखें कि और भी क्या कुछ बदला है या वैसा ही रहा है। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि आप जो है शुरू से लेकर के बच्चों, ठीक है, आप ये काम करिएगा, ज़रूर करिएगा कि हंटर गैदर से जो हमने पढ़ा है वहाँ से ले करके आप जो चेंजेस होते गए हैं, जो आप अपने इस बुक में पढ़ोगे, उनको एकदम क्या बोलते हैं, एक एक प्रक्रिया पर, ठीक है, एक एक प्रक्रिया पर उसके ध्यान देते चलिए कि किस तरीके से चेंज आए। और ये भी ध्यान दीजिए कि कहाँ चेंज हुआ, कहाँ नहीं हुआ। साथ साथ में आप यह भी देखिए कि जो वो समय था, ठीक है, एक हंटर गैदर्स वाला समय, फिर जब यूरोपियन कंट्री जो आए, ट्रेडर्स आए जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट में, उस समय जो चेंज हुआ, और आज जो समय है, ठीक है, जिस समय में अभी आप रह रहे हैं, उस समय में क्या इन सभी में कुछ बदलाव हुए हैं, क्या कुछ बदला है, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पहले भी वैसी ही थी और आज भी वैसी ही है, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ आपको देखनी है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, बेसिकली इस जो हमारा जो लास्ट टॉपिक था, इसमें हमें क्या बताया गया। तो इसके एक समरी के तौर से इसे समझ लीजिए, ठीक है, कि इसमें ये बताया गया कि जो हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहासकार हैं, वो हिस्ट्री को एज सिर्फ एक टाइम की तरह नहीं देखते। जो 1000 वर्षों के दौरान की जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, 700 से 1750 की जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसको सिर्फ एक टाइम की तरह नहीं देखते हैं, है ना। वो किस नज़र से देखते हैं? वो देखते हैं कि इस टाइम में क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या बदलाव हुए हैं, कितने कहाँ कहाँ सामाजिक बदलाव हुआ, क्या आर्थिक बदलाव हुआ, क्या सांस्कृतिक बदलाव हुआ। तो इनके अनुसार जो समय है वो क्या करता है, वो इन बदलाव को झलकाता है, वो इन चेंजेस को दिखलाता है ना। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो यूरोपियन जो ब्रिटिश हिस्टोरियन, ठीक है, ब्रिटिश जो हिस्टोरियन है, ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स मिल थे, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है बच्चों। इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था कि कौन कौन सा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ठीक है।
तो उन्होंने ये क्या विचार था, क्या आधार था उनका इसको डिवाइड करने का, तो उनका ये मानना था कि जो रूलर्स है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, जो इम्पॉर्टेंट चेंज क्या हुआ है, तो उनके अनुसार सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट चेंज सिर्फ रूलर्स और उनके जो रिलीजन है बस वही चेंज हुए हैं। बाकी उनके अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ इस सब कॉन्टिनेंट में, और कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है, उनके अनुसार और कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ना आर्थिक परिवर्तन हुआ, ना सामाजिक परिवर्तन हुआ, और ना ही सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ। लेकिन हम जानते हैं, हमने ये पढ़ा है कि ऐसा नहीं है। इस 1000 वर्षों के दौरान में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये भी बताया जा रहा है इस चैप्टर में कि आप जो है क्या करेंगे कि आपने जो 6th क्लास में जो पढ़ा है, ठीक है, हंटर गैदर से ले करके और अभी तक जो आप पढ़ रहे हैं इस बुक में जो पढ़ेंगे उसको आप रिलेट करिए एक दूसरे से, ठीक है, उसको जोड़िए और देखिए जो परिवर्तन जो होते रहे हैं, जो चेंजेस आते रहे हैं हंटर गैदर से लेकर के अभी तक जो भी चेंजेस हैं वो क्या क्या चेंजेस हुए हैं, किस किस तरीके से चेंजेस हुए हैं, क्या सब कुछ चेंज हुआ है, कहाँ बदलाव नहीं हुआ है। इनफैक्ट उस समय से लेकर के आज जो हमारा जो लाइफ है, आज जो आप जिस समय में आप रह रहे हैं उसमें भी आप देखिए, उसको भी उसके साथ रिलेट करके देखिए कि क्या जो चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहले भी वैसी ही थी और आज भी वैसी ही है, क्या ऐसी कुछ चीज़ें हैं। तो ये भी चीज़ें आपको रिलेट करके देखनी हैं। और जब आप एक दूसरे जो चीज़ें हैं, जो जितने भी चेंजेस हुए हैं बच्चों, उनको जब एक दूसरे से जोड़ करके देखेंगे तो आपको ये समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। जो ये आप पढ़ रहे हो हिस्ट्री और इसके आगे जो भी पढ़ोगे, अभी जो हमने ये फर्स्ट चैप्टर क्लियर किया है ना, इसके बाद शायद किंग्स एंड किंगडम्स हैं आपका सेकंड चैप्टर। तो जब आप इसको समझ जाओगे और इससे पहले की जो 6th स्टैंडर्ड की बुक है जब आप उसको समझ गए होंगे तो आपको आगे आने वाले सभी चैप्टर्स जो भी आपको पढ़ाए जाएंगे वो आपको समझना बहुत ही आसान होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए हमारा चैप्टर, ये फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का प्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स यहीं पे ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम इसका सेकंड चैप्टर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर आप वीडियो को देखिए। वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आ जाए बच्चों तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और बच्चों प्लीज़ आप अपने कमेंट्स भी मुझे दीजिए, मैं आपके कमेंट्स का वेट करती हूँ। आप प्लीज़ मुझे कमेंट दीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होती है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए प्रेजेंट हूँ। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि मैं हमेशा आपके लिए प्रेजेंट हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके सभी डाउट को क्लियर करूँगी, ठीक है। तो चलिए फिर आप वीडियो को देखिए और सारे वीडियोस को देखिए और इनको रिलेट करने की कोशिश कीजिए, इनको जोड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो देखिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम फिर मिलेंगे, बाय बाय।